हम लोग देखते हैं अपना पहला टॉपिक जो भी है बैंकिंग। जी हाँ, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे कुछ ना कुछ पार्ट आपके बोर्ड में जरूर आएगा 4 से 5 मार्क्स का। और बहुत इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, सिंपल एक फॉर्मुला बेस्ड टॉपिक है ये आपका। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी बेसिक्स बताऊंगा कि ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, फिर मेन इस चीज़ का मैं चैप्टर का कंटेंट बताऊंगा जो कि आपकी कैलकुलेशन वगैरह में काम आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर जो आपका बेस्ड है ये आपके बैंक से रिलेटेड है। जी हाँ, बैंक में किस तरीके की वर्किंग होती है और उसमें किस तरीके का अमाउंट आप जमा करते हैं तो क्या होता है, किस तरीके के अकाउंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले बैंक एक्ट, जैसे कि आप जानते हैं बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप अपना पैसा जो है उस जमा करते हैं या बैंक वगैरह से लोन लेते हैं। तो बैंक जो होता है ये एक बिजनेस वगैरह के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है और खुद एक बिजनेस आइडेंटिटी है जो कि क्या करता है, दूसरे लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है, पैसे प्रोवाइड कराता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है उनके पैसे पर। अगर बात करें कि किस तरीके का इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है तो एक्चुअली बैंक में हम अलग अलग तरीके के अकाउंट्स और डिपॉजिट्स कर सकते हैं पैसे के। जो मेन दो अकाउंट होते हैं वो हमारा होता है एक सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। इसके अलावा जो अकाउंट होते हैं हमारे वो और दो मेनली हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, वो है एक फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि एफडी बहुत कॉमन है, सबने सुना होगा, और एक होता है आरडी। आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। ये ज़्यादा सुना नहीं जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस चैप्टर में मेन हमें रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में ही पूरा पढ़ना है कि कैसे इसका इंटरेस्ट निकाला जाता है और कैसे इसको हम लोग इससे अमाउंट पता कर सकते हैं कि हमें मैच्योरिटी में क्या मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स के बारे में कि क्या इनमें खास बातें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो जो सेविंग अकाउंट होता है ये सबसे कॉमन अकाउंट है जो हम सब लोग आराम से खोल सकते हैं। इवन 0 रुपए के साथ भी अब अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट खुल जाता है। तो इसमें सेविंग्स जो पैसा आपको सबमिट करना पड़ता है बहुत कम होता है और इसमें इंटरेस्ट भी बहुत कम मिलता है आपको, 2 या 3% का ही इंटरेस्ट आपको बैंक सेविंग अकाउंट पे देती है। करंट अकाउंट, ये अकाउंट मेनली होते हैं बिजनेसमैन के लिए। ये अकाउंट में आपको पैसा डालना पड़ता है, थोड़े ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। इसमें इंटरेस्ट आपको कोई नहीं मिलता है। आप कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती हैं जो बिजनेसमैन को चाहिए होती हैं तो उनको वो प्रोवाइड होती है करंट अकाउंट से। इसके बाद होता है हमारा एफडी। एफडी होती है एक तरीके की, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को आप क्या करना चाहते हैं, आप एक ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां उस पैसे से थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी मिल सके, थोड़ा सा पैसा ज्यादा होकर के आपको मिल सके। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक के पास जाते हैं और वहां पर एक क्या क्रिएट करा लेते हैं, एफडी क्रिएट करा लेते हैं कुछ पैसे। ठीक है, तो बैंक उस पैसे को क्या करता है, अपने पास रखता है और उसको यूटिलाइज करता है अलग अलग पर्पज से। और जब वो पैसा एक लिमिट, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने जमा किया है, मान लीजिए 1 साल 2 साल 6 महीने, जितने भी टाइम के लिए आपने वो पैसा जमा किया होगा, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट रेट पर आपको वो पैसा दे देगा। नॉर्मल जो आजकल इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 6% के आसपास, 6 से 7% के बीच में इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो इसी इंटरेस्ट रेट पे आपको क्या हो जाता है, पैसा प्लस होकर के मिल जाता है। लेकिन इसमें जो पैसा जमा होता है वो पूरा एक साथ जमा होता है। जैसे मान लीजिए आपको 1,50,000, 25,000, 10,000 इस तरीके का एक होलसम अमाउंट क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। अब अगर बारी आती है रिकरिंग डिपॉजिट की, तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें आप फिक्स डिपॉजिट ये तरीके होता है, इसमें भी आपको इंटरेस्ट बैंक देती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें आपको पैसा एक साथ नहीं जमा करना पड़ता है। आप छोटे छोटे अमाउंट में हर महीने क्या करते हो, पैसा जमा करते हो। आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा एसआईपी एसआईपी एसआईपी। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स की जो होती है वो कुछ कुछ रिकरिंग डिपॉजिट से ही क्या होती है, रिलेटेड होती है। दोनों की कुछ अपनी सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज हैं और हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है। बट रिकरिंग डिपॉजिट में हमें क्या करना पड़ता है, हर महीने कुछ पैसा जमा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे अकाउंट में पूरी महीना काम करता हूँ, तो उसके बाद मान लीजिए मेरा 500 रुपये क्या होता है, बचकर निकलता है। ठीक है, मान लेते हैं। तो ये 500 रुपये मैं क्या करूँगा, मैं रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने क्या करूँगा, जमा करता रहूँगा। पहले मैंने 500, फिर दूसरे महीने 500, फिर तीसरे महीने 500, मतलब हर महीने से मुझे कितना जमा करना है, 500 रुपये जमा करना है। और ये पैसा जमा होते 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 जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने रिकरिंग डिपॉजिट बनाया होगा उतने समय के बाद मुझे क्या करेगी, बैंक इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मेरा सारा लौटा देगी। और वो जो टाइम पीरियड के बाद जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। तो मेन चीज जो इस चैप्टर में हमको जाननी है वो रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में ही जानना है। तो ठीक है, ये सब आपको कुछ चीजें हमने बताई हैं, जैसे विड्रॉल सेविंग अकाउंट में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, करंट में भी आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में आप हमेशा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आप एक टाइम पीरियड के बाद ही क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, नॉर्मल लोगों के लिए है, आपके लिए सबके लिए है, ये समझ लीजिए। डेली यूज के लिए है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर चाहेंगे तो करंट डिपॉजिट होता है। अगर आपके पास एक साथ पैसा सेव हुआ है और आप जमा करना चाहते हैं तो आपके लिए फिक्स डिपॉजिट है। अगर आप मंथली इनकम सेव कर रहे हैं, मंथली सेव करते जा रहे हैं तो आपके लिए मंथली सेविंग हो जाता है। जिसके बाद इसमें मिनिमम बैलेंस कोई रखने की जरूरत नहीं है, आप 0 पैसे से भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें कुछ मिनिमम डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा करंट अकाउंट के लिए। फिक्स डिपॉजिट में जैसे कि मैंने बोला एक होलसम अमाउंट है वो आपको देना ही देना पड़ेगा, और रिकरिंग डिपॉजिट फिर से आप छोटे छोटे अमाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे डिटेल में रिकरिंग डिपॉजिट और उसकी कैलकुलेशन के बारे में। एकदम बेसिक से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई रटना नहीं है। फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला डिराइव हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बताऊंगा आपको। फॉर्मूला एकदम याद हो जाएगा, अगर आप रटे बिना भी रहेंगे तो फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और जनरली बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आप यूटिलाइज करेंगे अपनी कैलकुलेशन से। तो चलिए देखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट।
तो आइए देखते हैं अब क्या होता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। तो जैसा कि हमने बताया कि रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ पैसा आप हर महीने क्या करते हैं, बचाते हैं, और वो पैसा आप बचाकर क्या करेंगे, अपना बैंक वालों को दे देंगे। और आप उनसे बोलेंगे कि मुझे मैं हर महीने आपको इतना पैसा देता रहूँगा, आप मुझे इस पर क्या करिएगा, एक इतने टाइम पीरियड के बाद मुझे इंटरेस्ट दे दीजिएगा। तो बैंक वाले कहेंगे ठीक है, आप इसको रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर क्या करिए, अपना बना लीजिए, और रिकरिंग डिपॉजिट में हम आपको इंटरेस्ट निकालकर दे देंगे। अब किस तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट निकाला जाता है, चलिए देखते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले रिकरिंग डिपॉजिट में आती है 3 चीजें। पहली चीज आती है आपकी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट, यानी प्रिंसिपल आपका पी हो जाएगा और पी आपका हो जाएगा मंथली इन्वेस्टमेंट, कि आप हर महीने कितना पैसा आप जमा कर रहे हैं जाकर। ठीक है, दूसरा जो आपका आता है वो आता है रेट। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये आपको बैंक डिसाइड करती है कि हम आपको कितना इंटरेस्ट रेट का दे देंगे। ठीक है, तो वो आपको बैंक बता देती है कि आपको अपने पैसे पर इतना रेट मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। ठीक है, इसके बाद होता है टाइम पीरियड। याद रखिएगा, टाइम पीरियड का मतलब है आपने कितने समय तक वो पैसा जमा किया है, और वो होता है मंथ्स में। तो ये आपकी वैल्यू होती है मंथ्स। तो नंबर ऑफ मंथ्स हमारा क्या होता है, पैसा जमा होता है, टाइम पीरियड होता है। इन 3 चीजों को लेकर के ही हमें क्या करना होता है, रिकरिंग डिपॉजिट निकालना होता है। अब रिकरिंग डिपॉजिट का थोड़ा सा फंडा समझिएगा, तब आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है, हम यहाँ पर आपको 2 तरीके बताएंगे, जो भी आपको समझ में आता है आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए मैं 500 रुपये, यहाँ पर हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट हम लेंगे 500 रुपये। ठीक है, और हम टाइम पीरियड ले लेंगे 12 मंथ्स। मान लीजिए हम 500 रुपये हर महीने एक बैंक में जमा कर रहे हैं। अब जो पहले महीने हमने 500 रुपये जमा करे होंगे, फर्स्ट मंथ ये हमारे 500 रुपये, वो कितने दिनों तक चलेंगे? सोचिए, जो पैसा मैंने पहले महीने 500 जमा किया, वो अगले 12 महीने तक उस खाते में जमा रहेगा। यानी कि ये जो 500 रुपये हैं, ये टोटल कितने महीने तक चलेंगे? 12 महीने तक चलेंगे। तो यानी कि बैंक के पास 500 रुपये 12 महीने के लिए जमा होगा। तो यहाँ से पहले महीने का जो मैंने पैसा जमा किया होगा, वो 12 महीने तक वैलिड रहेगा, चलता रहेगा। अब मैं अगले महीने फिर गया बैंक, मैंने उस बैंक में फिर से 500 रुपये डाल दिए। ठीक है, अब जो मैं अगले महीने गया हूँ, अब कितना टाइम पीरियड बचा है? अब बचा है 11 महीने का पीरियड। यानी कि ये जो 500 रुपये है, ये आपका कितने महीने चलेगा? 11 महीने चलेगा। तो ये 11 महीने चला। इसी तरीके से जब मैं तीसरे महीने गया पैसे जमा करने, तो तीसरे महीने मैंने फिर से 500 रुपये जमा करे, और ये 500 रुपये मैंने 10 महीने तक जमा करे। ठीक है, इसके बाद चौथे महीने गया, चौथे महीने में मैंने ये 500 रुपये अगले 9 महीने के लिए जमा करे। फिर 5वें महीने ये 500 रुपये अब 8 महीने के लिए जमा हो गए। फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो ये सारे महीने में पैसे क्या होंगे? जमा होते रहेंगे मेरी तरफ से। हर महीने में जाकर 500 रुपये जमा करूंगा, और वो 500 रुपये जो होगा वो हर महीने की एक वैल्यू बनाएगा। 500 × 7, 500 × 6, 500 × 5, 500 × 4, 500 × 3, 500 × 2, 500 × 1। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है कि किस तरीके से हमारा रिकरिंग डिपॉजिट का पैसा जो होता है वो सबमिट होता है। ठीक है, अब अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका सोचिए जरा। मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे आप सोच सकते हैं कि कैसे पैसा जमा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। चलिए मैं मान लेता हूँ, मैं पहले महीने गया। ठीक है, पहले महीने मैंने 500 रुपये जाकर उसको जमा कर दिया। ठीक है, 500 रुपये मैंने जमा कर दिए। अब जब मैं दूसरे महीने गया हूँ, तो मेरे खाते में पहले से ही वो 500 रुपये ये वाला तो पड़ा ही होगा, और साथ में मैंने क्या किया होगा, एक 500 और डाल दिया होगा। ठीक है, चलिए मैं तीसरे महीने गया। अब अगर मैं तीसरे महीने गया तो ये 500 पड़ा है, ये भी 500 पड़ा था, और मैंने एक और 500 क्या कर दिया, और डाल दिया। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में देखूं तो ये 500 × 1 है, ये 500 × 2 है, ये 500 × 3 है। तो अगर मैं हर महीने आगे पैसा जमा करता जाऊंगा तो ये हो जाएगा 500 × 4, ये हो जाएगा कितना, 500 × 5, ये हो जाएगा 500 × 6, ये हो जाएगा 500 × 7, ये हो जाएगा 500 × 8, ये हो जाएगा 500 × 9, ये हो जाएगा 500 × 10, ये हो जाएगा 500 × 11, और ये हो जाएगा 500 × 12। अब अगर आप देखिए तो तरीका कुछ नहीं है। तरीका वैसे तो ये वाला सही होता है अगर कॉन्सेप्चुअली समझा जाए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप ये तरीका भी अपने दिमाग में डाल सकते हैं। बस उसका क्या कर दिया है मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया है रिकरिंग डिपॉजिट को समझने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ कि मैंने आखिर कितना पैसा इंटरेस्ट में लगाया है, मैंने अगर पर्सनली अगर बात करूँ तो मैंने सिर्फ 500 रुपये हर महीने दिया है। तो अगर 12 महीने तक 500 रुपये दिया है तो मेरा 12 महीने तक का पैसा हो जाएगा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल मनी इन्वेस्टेड
इज इक्वल टू प्रिंसिपल जितना पैसा लगाया है इनटू एन नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि 500 इनटू 12। तो यहाँ मैंने 6000 रुपए क्या करा है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, टोटल। लेकिन अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी तो बैंक किस हिसाब से देगी, बैंक किस हिसाब से देगी कि वो मेरा 500 रुपए 12 महीने तक इस्तेमाल कर रही है, तो ये होगा। फिर वो मेरा 500 रुपए 11 महीने तक इस्तेमाल कर रही है, तो ये होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये रिकरिंग डिपॉजिट सम में चल रहा है। वो 500 रुपए मेरा 10 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, वो 500 रुपए मेरा 9 महीने तक इस्तेमाल करेगी तो वो उस पे ब्याज देगी। फिर ये 500 रुपए 8 महीने के लिए इस्तेमाल करेगी तो उस पे ब्याज देगी। तो इस तरीके से जो टोटल अमाउंट जिस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो डिफरेंट होता है इस टोटल अमाउंट से, ठीक है। तो जिस पे इंटरेस्ट मिलता है वो जो प्रिंसिपल और टाइम होता है, हम यहाँ पर निकालेंगे प्रिंसिपल इनटू टाइम, कि प्रिंसिपल इनटू टाइम आखिर कितना आता है यहाँ पर। वैसे तो नॉर्मल केस में क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू टाइम यही करते हैं कि प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट, अगर एफडी की बात करें और दूसरे तरीके से सेविंग अकाउंट की बात करें तो यही तरीका होता है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में ये तरीका नहीं होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में हम लोग इस तरीके से चलते हैं। अब देखिएगा जरा प्रिंसिपल, देखिए इसकी सीरीज समझिएगा जरा, ठीक है। तो 500 इनटू 12 ये पहले महीने का, फिर दूसरे महीने का 500 इनटू 11 जुड़ जाएगा, फिर 500 इनटू 10 जुड़ जाएगा, फिर 500 इनटू 9 जुड़ेगा। ऐसे ही सारे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक एक करके सबको ऐड कर देंगे, ठीक। 500 इनटू 5, 500 इनटू 4, 500 इनटू 3 प्लस 500 इनटू 2 प्लस 500 इनटू 1। ये हमारा क्या है, ये टोटल पैसा है और इनटू टाइम, मतलब प्रिंसिपल इनटू टाइम का सम, जिसपे हमें क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका टोटल क्या आएगा। अगर मैं इन सबसे 500 को कॉमन निकाल दूं तो 500 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या होगा, हमको मिल गया। अब अगर आप देखें तो ये जो होती है ये आपकी एक सीरीज होती है। तो अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इस क्लास में जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें भी हम लोग सीरीज के बारे में ही जानेंगे और उसमें एक फॉर्मूला जानेंगे, सम ऑफ द एपी सीरीज। ये जो आपकी सीरीज है, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो सीरीज होती है उसको भी एपी सीरीज भी बोला जाता है, क्योंकि आपकी ये क्या है, एपी सीरीज है, ठीक है। अब इस एपी सीरीज का अगर हमें सम निकालना होता है तो जो सम का एक फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ पर n होते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 12 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 12 टर्म्स का मतलब है n की जगह हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। तो ये हो जाता है फॉर्मूला एक तरीके से 500 इंटू n प्लस 1/2। तो ये जो पार्ट है ये हमारा जो फॉर्मूले का होता है, ये फॉर्मूले का प्रिंसिपल इंटू टाइम का पार्ट होता है। और यहाँ n की जगह हम क्या रख लेंगे, 12 रख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके आगे का पार्ट कि आगे इसमें कैसे इंटरेस्ट निकाला जाता है। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट पर ही काम किया जाता है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता था हमारा वो होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मेट करूँ तो ये हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये जो P इंटू टी वाला पार्ट है ये पार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर अपॉन 100। और इस तरीके से आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिराइव हो जाता है। यही आपका क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो देखिए कितना इजी था ये चीज, और हम लोगों को कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि कहाँ से ये n इंटू n प्लस 1/2 आया। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है क्योंकि अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं मैच्योरिटी वैल्यू में जो भी अमाउंट हमको मिलता है वो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि एमवी। अच्छा रेट जो भी हो चल जाएगा, कि मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू दी थी, यहाँ कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू, अब यहाँ पर प्रिंसिपल, नॉर्मली प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जो हम पैसा एक बार में जमा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार में जमा नहीं कर रहे थे। यहाँ कुछ प्रिंसिपल का अमाउंट हर महीने जमा कर रहे थे और उस मंथली वाले को हमने पी कंसिडर किया। तो यहाँ पर हमको मंथली वाला पी नहीं रख सकते, इसकी जगह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रिंसिपल, ठीक है। क्या लिखेंगे, टोटल प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल जो होता है वो होगा हमारा P इंटू n प्लस आई। तो जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, P इंटू n प्लस आई। इस तरीके से हम अपना पूरा रिकरिंग डिपॉजिट का क्या करते हैं, इंटरेस्ट और अमाउंट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ तक था कैसे हम लोगों को इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब आई होप ये सारा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझ में आया होगा। नहीं आया एक बार और रिपीट कर लीजिए फिर से, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसका बेस कुछ एग्जाम्पल और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सारे फॉर्मूला बेस होंगे, बस वही है, कभी n निकालना है, कभी r निकालना है, कभी p निकालना है, बस ये डिफरेंसेस होगा, कभी मैच्योरिटी वैल्यू दी गई होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एग्जाम्पल्स के साथ।